स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। राजा, किसान और नगर, इसके हम इससे पहले 3 पार्ट लेके आ चुके हैं। ये इसका चौथा पार्ट है जिसमें हम अध्ययन करेंगे नगर एवं व्यापार का, यानी कि महाजनपद कालीन जो समय था उस समय का व्यापार कैसा था, वहाँ के नगर कैसे थे, किस प्रकार के, इसमें आगे हम सिक्के वगैरह आदि के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो नए नगर, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियां थे, यानी कि महाजनपदों की राजधानियां थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे, यानी कि बिल्कुल सुविधाएं थी, संचार मार्गों के किनारे सभी नगर जो है बसे हुए थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे, जैसे यहाँ शहर का नाम दिया हुआ है, जो कि मगध साम्राज्य की राजधानी थी बाद में। इससे पहले जो राजधानी है वो अलग थी। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे बसे थे, यानी कि ये स्थलीय मार्ग पर बसे हुए थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर, पुहार जिसको हम कावेरी पट्टनम भी कह सकते हैं, कावेरी पट्टनम जो तमिलनाडु में था, उस समय का प्रमुख बंदरगाह था ये एक, क्योंकि यहाँ पर समुद्र तटीय व्यापार होता था। जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए, मथुरा जैसे अनेक शहर, मथुरा भी था जो स्थलीय मार्ग से जुड़ा हुआ था। व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे, यानी उस समय ये प्रमुख केंद्र थे कावेरीपट्टनम। इसके अलावा पाटलिपुत्र, इसके अलावा मथुरा और उज्जैन या उज्जैनी, ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र माने जाते हैं उस समय के। पाटलिपुत्र के इतिहास के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो देखो, प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम से हुआ था, यानी पाटलिपुत्र से पहले इसको पाटलीग्राम नाम के नाम से जाना जाता था। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक नगर बन गया। क्या भाई? पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र आप इसको कह सकते हैं, पाटलीग्राम या पाटलिपुत्र। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री श्वेतसांग, यानी कि जिसको हेनसांग कहते हैं, हेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर एक खंडर में बदला हुआ मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में हम बात करें तो मगध साम्राज्य की राजधानी ये बनने से पहले, मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र नहीं थी। इससे पहले मगध साम्राज्य की जो राजधानी है वो अलग थी। इसके बारे में हम बात करें तो पाटलिपुत्र जो है पहले पाटलीग्राम के नाम से जाना जाता था। तो पाटलिपुत्र के बारे में हम बात करते हैं। देखो, मगध साम्राज्य की ये राजधानी था, लेकिन इससे पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वो राजगृह या गिरिव्रज मानी जाती है। पाटलिपुत्र के बारे में बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी किसने? उदयन ने इसको राजधानी बनाया था, जो कि हर्यक वंश का शासक था। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने राजधानी बनाया था किसको? पाटलिपुत्र को या पाटलीग्राम को। इससे पहले जो राजधानी थी वो थी राजगृह या राजगाह भी कह सकते हैं इसको, और गिरी ब्रज भी इसी को कहते हैं। यानी इतने सारे नाम थे ये एक ही शहर के, जो कि पाटलिपुत्र से पहले राजधानी थी मगध प्रदेश की। पाटलिपुत्र से पहले ये राजधानी थी। अब बात करते हैं हेनसांग की। तो हेनसांग यहाँ आया था 7वीं शताब्दी में। हेनसांग भारत 7वीं शताब्दी में आया था। हेनसांग के बारे में अगर बात की जाए तो
हेनसांग कौन सी शताब्दी में भारत आया था? हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो हेनसांग नामक चीनी यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री था, ये आया था 629 ईस्वी में भारत आया था। और ये जब भारत आया था तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन ये राजा था उस समय। अब ये क्यों आया था? ये बौद्ध ग्रंथों एवं बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था। भारत आया था और ये 629 से 645 तक लगभग 15 या 16 वर्ष भारत रहा था। तो हेनसांग के बारे में बात की जाए तो हेनसांग चीनी यात्री था। 629 में ये भारत आया था और उसके बाद 645 तक ये भारत रहा था, यानी लगभग 15-16 वर्ष रहा था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन उस समय राजा था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। क्यों आया था? बौद्ध ग्रंथों एवं बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था। इसके अलावा इसके बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं हेनसांग के बारे में। हेनसांग जिनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, ये इसकी एक उपाधि थी। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको कहा जाता है वर्तमान शाक्य मुनि, वर्तमान शाक्य मुनि, ये भी इसकी उपाधि थी। इसके अलावा इसको कहा जाता है नीति का पंडित। क्या कहा जाता है? नीति का पंडित। और इसकी जो पुस्तक थी उसका नाम था CU की, जिसमें 138 देशों की यात्राओं का वर्णन है। 138 देशों की यात्राओं का वर्णन है। और ये जब भारत आया था तो इसने पाटलिपुत्र को उजड़े हुए शहर के रूप में देखा, या उजड़े हुए नगर के रूप में देखा। किसको देखा था भाई? पाटलिपुत्र को। ये मोस्ट है, याद रखने लायक है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न आता रहता है कि हेनसांग जब भारत आया था तो उसने किस शहर को एक उजड़े हुए शहर के रूप में देखा, या उजड़े शहर के रूप में उसने उसको प्राप्त किया था। वो था पाटलिपुत्र शहर था। इसके अलावा इसको वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इसको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स यानी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। नीति का पंडित भी इसको कहा जाता है। इसकी पुस्तक थी CU की, जिसमें 138 देशों की यात्राओं का वर्णन है। इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी जो हम आगे जब इसको स्पेशली इसको पढ़ेंगे तो हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र का इतिहास, इसी के साथ साथ हमने हेनसांग के बारे में भी इसमें बताया। जनसंख्या यानी नगरीय जनसंख्या हम बात करते हैं। संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार। तो हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे, यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। यानी कि खुदाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली हैं, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। ये भी आपको समझना पड़ेगा भाई। उत्तरी कृष्ण
मार्जित पात्र NBPW यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड या पॉलिश्ड भी कह सकते हैं, पेंटेड भी कह सकते हैं और पॉलिश्ड भी कह सकते हैं इसको, और डब्लू का आ जाएगा बेयर। यानी हिंदी में इसका मतलब यही है NBPW, ये जो महाजनपदकालीन बर्तनों के या लोह युगीन बर्तनों के प्रमाण हैं जो हमें मिले उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, यानी कि किस प्रकार के ये बर्तन हमें उस समय मिले हैं, तो वो मिले हैं NBPW यानी कि उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे क्योंकि भाई बर्तन बड़े महंगे थे ना, इन पर विभिन्न प्रकार की कलाएँ, विभिन्न प्रकार के चित्र इन पर लगे हुए बने हुए होते थे, तो आमतौर पर माना जाता है कि अमीर लोग ही इनको काम में लेते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तावे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी उस समय की मिली है। द्वितीय शताब्दी ईस्वी आते आते हम कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भाई हमें? दानात्मक अभिलेख। दानात्मक अभिलेख ये होते थे कि भाई अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कहीं दान दिया हुआ है किसी जगह, या जैसे किसी मंदिर बनवाने के लिए दान दिया हुआ है, तो जिस व्यक्ति के द्वारा दान दिया जाता था उसको एक दानात्मक प्रमाण पत्र भी दिया जाता था और ये अभिलेखों में भी उनको लिखवाया जाता था। इसमें दाता के नाम के साथ साथ प्राय उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, ये पढ़ेंगे अभी हम इसको, नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी इसमें उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। ये मोस्ट है भाई, आपको ये भी याद रखना है, श्रेणी, व्यापारियों या उत्पादकों का संघ, व्यापारियों या उत्पादकों का संघ जो होता था उसको क्या कहते थे? श्रेणी। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी। श्रेणियां क्या करती थी? पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उससे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। यानी कि जो श्रेणी होती थी व्यापारियों या उत्पादकों की, जो श्रेणी होती थी वो क्या काम करती थी कि कच्चा माल जो है उसको खरीदती थी, और शहर में या कहीं भी ज़्यादा मांग होती थी तो उनकी मांग को पूरा करने के लिए ये लोग लौह उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। लौह उपकरणों से विभिन्न प्रकार के औजार, हथियार आदि बनाते थे, तो उनसे उनकी पूर्ति करते थे। अभी जो पीछे रह गया उसको भी देखते हैं। ये हम बात कर रहे थे दानात्मक अभिलेखों के बारे में। ये एक प्रतिमा है जो मथुरा से मिली है, इसकी मूर्ति का एक ही भाग मिला है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे तो जाति आ गई इसमें, क्या? स्वर्णकार। तो एक स्वर्णकार था जिसका नाम था धर्मक, और उसकी पत्नी थी जिसका नाम था नागपिया। नागपिया, इसके द्वारा इसको एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया गया था। ये जो खंडित मूर्ति है अभी इसका पूरा भाग हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि पूरा भाग इसमें हैवी नहीं है। ये मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से व्यापार आदि होते थे। व्यापार आदि के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे और विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। दानात्मक अभिलेखों में धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का विवरण होता है। जो दानात्मक अभिलेख होते थे उनमें क्या है कि जिस संस्था के द्वारा दान दिया जाता है या जिस संस्थाओं को दान दिया जाता था तो उनका इसमें उल्लेख होता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानो जाल सा बिछ गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। कहाँ पर? उपमहाद्वीप में। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं भाई, आप लोग बताओ? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा बांग्लादेश,
दो देश और आते हैं भाई, कौन कौन से? भूटान और नेपाल। इसके बारे में भी हमने एक पहले प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में एक वीडियो जारी किया हुआ है, तो उसमें बताया गया है। हमने स्पष्ट और थोड़ा गहरे तरीके से इसमें बताया। भारतीय उपमहाद्वीप जो है इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखो, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीन तो हो गए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान और नेपाल। उपमहाद्वीप, जो उपमहाद्वीप के बारे में उन्होंने उसको विस्तृत रूप से आपको बताया है। अगर आपको और इसके बारे में विस्तृत जानना है तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो उपमहाद्वीप के साथ जो व्यापार होता था वो कौन कौन से क्षेत्रों से होता था? अरब सागर से किन देशों के लिए व्यापार होता था? बंगाल की खाड़ी से किन देशों के लिए व्यापार होता था? इसमें हम अभी पढ़ेंगे। जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग, बंगाल की खाड़ी से देखो कहाँ कहाँ होता था व्यापार, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यानी जिनका अधिकार था वो क्या करते थे? व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे, इसके बदले व्यापारियों से धन लेते थे। एक प्रकार से टैक्स, चुंगी लेते थे। क्या? यानी काम करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, इसके बदले उन्हें धन लेते थे वो। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे, जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। यानी समुद्री मार्ग से भी, यानी कि पैदल भी लोग व्यापार करते थे, स्थल मार्ग से भी, इसके अलावा समुद्री मार्ग से भी व्यापार करते थे। तो समुद्री मार्ग से जो व्यापार है वो थोड़ा खतरनाक था क्योंकि डाकुओं का ज़्यादा डर रहता था, लेकिन वो लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मसत्तुवन या प्राकृत भाषा में सत्वा सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। इनको भी आपको याद रखना है। एक तो मसत्तुवन जो है, मसत्तुवन क्या है भाई, और दूसरा शब्द है सत्वा या सेठी, सत्वाह या सेठी, ये दोनों एक ही शब्द है भाई। धनी व्यापारियों के लिए ये शब्द उपयोग में लिया जाता था या धनी व्यापारियों को कहा जाता था। अब यहाँ ये जरूर आपको याद रखना है, तमिल भाषा में मसत्तुवन कहा जाता था। कौन सी भाषा में भाई? तमिल भाषा में मसत्तुवन कहा जाता था और प्राकृत भाषा में सत्वा या सेठी, प्राकृत भाषा में। ये आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से। तमिल भाषा में मसत्तुवन धनी व्यापारियों को कहा जाता था, प्राकृत भाषा में सत्वा सेट्टी धनी व्यापारियों को कहा जाता था। ये बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों, जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य सागर तक पहुंचाया जाता था। इसके बारे में पूरा नक्शे के द्वारा हम अभी आपको बताएंगे कि अरब सागर से किन देशों के साथ व्यापार होता था और बंगाल की खाड़ी से किन देशों के साथ व्यापार होता था। मालाबार तट, आधुनिक केरल, यहाँ इसके बारे में भी हम देखेंगे, उसके बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो, यह एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का एक अंश है। ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। अब ये यूनानी भाषा में है पेरिप्लस, यानी कि एक तरह से समुद्री यात्रा, पेरिप्लस समुद्री यात्रा, और इरिथ्रियन यहाँ लाल सागर को कह सकते हैं आप, भूमध्य सागर को कह सकते हैं, लाल सागर या भूमध्य सागर। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी के, ये भी आपको याद रखना है भाई, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये लाइट थोड़ा डिस्टर्ब करती है भाई। मालाबार तट यानी आधुनिक केरल, यहाँ जो इस किताब के बारे में हमने अभी अध्ययन किया था कि भाई ये किताब जो है इसके बारे में इसमें बताया गया है, और इस किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। और ये रचित, यानी कि इसका जो रचयिता है वो अज्ञात है भाई, इसका पता नहीं है कि किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी।
और ये लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। कब की है? प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। तो इसमें लिखा हुआ है भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में यानी कौन? विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं, यानी जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे कच्चे, पुखराज भी बताएंगे आपको किसको कहते हैं, सुरमा एक तरह से जैसे हम काजल लगाते हैं ना आँखों में, वो होता है। मूंगे भी एक प्रकार का समुद्री जीव है ये। इसके अलावा कच्चे शीशे, तांबे, टिन और शीशे का भी आयात किया जाता था। इन बाज़ारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। भाई जो यूनानी प्रदेश थे वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मांग थी वो भारत की काली मिर्च की थी, और इसीलिए काली मिर्च को यवन प्रिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? यवन प्रिया, क्योंकि यवन के देशों को ये प्रिय थी ना, बहुत ज़्यादा प्रिय थी। तो यवन प्रिया किसको कहा गया भाई? काली मिर्च को। काली मिर्च को क्या कहा गया है? यवन प्रिया। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नग और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है, ये लिखा गया है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में, इसको भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंग के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को यानी तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। यानी मूंगों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है भाई, मूंगों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था क्या? तमिलनाडु का कोडुमनाल जो जगह है वो मूंगों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था, चलो इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन करते हैं। देखो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, ये किसकी पुस्तक है भाई? इसका लेखक जो है अज्ञात है, यानी कि इसके लेखक का पता नहीं है, अज्ञात है लेखक, इसके लेखक का पता नहीं है। प्रथम शताब्दी ईस्वी की है ये। और इसमें क्या है? अरब सागर या लाल सागर के व्यापार का, अरब सागर या भूमध्य सागर भी कह सकते हैं, भूमध्य सागर या लाल सागर से समुद्री व्यापार का वर्णन है। यानी कि एक प्रकार से समुद्र से व्यापार किस प्रकार से होता था और उस व्यापार में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ये लिखा हुआ है किसमें? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक है, अज्ञात है, प्रथम शताब्दी ईस्वी की है। अरब सागर या भूमध्य सागर या लाल सागर से समुद्री व्यापार का इसमें वर्णन किया गया है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने देखा था तमिलनाडु के कोडुमनाल को, तमिलनाडु में जगह थी जिसका नाम था कोडुमनाल। कोडुमनाल किस लिए प्रसिद्ध था भाई? मूंगों के व्यापार के लिए, मूंगों के व्यापार के लिए। अब मूंगे भी बताएंगे अभी आपको, रुक जाओ थोड़ी देर। तमिलनाडु के कोडुमनाल जो है मूंगों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। एक तीसरी चीज़ भी हमने आपको बताई थी, यवन प्रिया। यवन प्रिया किसको कहा जाता है भाई? यवन प्रिया कहा जाता है काली मिर्च को। किसको कहा जाता है? काली मिर्च को, जिसकी सबसे ज़्यादा मांग थी यूरोपीय देशों में। तो ये चीज़ें हमने आपको बताई, अब आपको ये याद रखनी है, विशेष रूप से इनमें से क्वेश्चन आते हैं। आगे अगर हम देखते हैं तो व्यापारिक जो क्षेत्र थे उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें किस प्रकार से व्यापार होता था और कहाँ से जो है व्यापार होता था। तो देखो, जिसके बारे में आपको बता रहे थे भाई, देखो ये तो हो गए पुखराज। क्या है ये? पुखराज कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है?
पेन चल सकता है क्या इस पे? भाई नहीं चलेगा। चलो ठीक है, आप लोग वैसे ही समझ लो। इनको पुखराज कहा जाता है। हम ये हाथों में पहनते हैं ना, अंगूठी पहनते हैं, अंगीठी जो भी बोलते हो आप, तो रिंग जो पहनते हैं उनमें जो लगे हुए होते हैं ये तरह तरह के होते हैं। देखो इतने प्रकार के हैं, इनको बोलते हैं पुखराज। इसके अलावा एक चीज़ और बतानी थी आपको, दूसरा शब्द और आया था एक, मूंगे वाला शब्द आया था ना, कि भाई मूंगे किसे कहते हैं, तो देखो वो भी हमें देखना है। ये पुखराज, इसके अलावा व्यापारिक मार्ग के ये हो गए। इसमें क्या है देखना पड़ेगा भाई। हाँ ये आ गए। इनको देखो, ये एक समुद्री जीव है एक तरह से। क्या है ये? एक समुद्री जीव है। ये देखो समुद्रों में रहते हैं। ये देखो ऐसे लगते हैं जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे नहीं है, ये मूंगे हैं। और तमिलनाडु के कोडुमनाल में इनका जो प्रमुख केंद्र था व्यापार का, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो ये चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा व्यापारिक मार्ग की हम अगर बात करते हैं तो मध्य एशिया के साथ जो व्यापारिक मार्ग था उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसमें 4 मार्ग दे रखे हैं। उत्तरी मार्ग, रेशम मार्ग जिसको कहा जाता है, तो ये जो है अरब सागर का क्षेत्र है, ये भारत है, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। तो जल मार्ग से अगर व्यापार किया जाता था मध्य एशिया के साथ, तो मध्य एशिया में क्या क्या आता है देखो, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सब किस में आते हैं? मध्य एशिया में। और मध्य एशिया का नाम जब इनका पड़ा, उससे पहले ये किसका हिस्सा थे? रूस का हिस्सा थे। तो देखो इन देशों के लिए आमतौर पर भारत के इस क्षेत्र से, यानी अरब सागर से, यानी दक्षिण के क्षेत्र से, यहाँ से जो है व्यापार होता था। ये एक तो एक ये मार्ग था, एक दूसरा यहाँ से काबुल होके जो मार्ग जाता था ये भी था। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से चीन आदि के लिए हमें व्यापार का मार्ग मिलता था, यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे जाके, और यहाँ से इनके साथ व्यापार होता था। तो ये भारत का व्यापारिक नक्शा है जिसके बारे में हमने आपको बताया कि भाई किस प्रकार से व्यापार। देखो अरब सागर से यहाँ से इस तरह से जाते थे, ईरान होके, कैस्पियन सागर होके, फिर यहाँ, और अगर थोड़ा सा यहाँ बीच में जल भी पड़ता था। इसके अलावा स्थल मार्ग से यहाँ नई दिल्ली, काबुल, इधर बुखारा, समरकंद, यहाँ होकर फिर ये रास्ता जो है वो मिल जाता था। इसके अलावा चीन के साथ रेशम का जो मार्ग है वो हमने आपको बताया ही। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि भाई इसके अलावा रुक जा भाई, थोड़ा सा समस्याएं हैं इसके साथ, क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा ही है इसमें कुछ। ये जो मार्ग था इसके बारे में हमने अभी देख लिया था। इसके अलावा जो व्यापारिक मार्ग हैं उनके बारे में भी हमें, हाँ ये देखो मिल गया। बड़ी समस्या होती है ढूंढने में इनको। तो देखो ये भारत है, और ये भारत का ये पश्चिम क्षेत्र है, और ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है। तो व्यापारिक क्षेत्र जो है देखो, भृगु कच्छ, भड़ौत जो गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में, कल्याण, ये देखो इधर मुजरिस आ गया ये। और यहाँ से पश्चिम एशिया के जो देश थे, रोम, मिस्र, अरब, अफ्रीका आदि के साथ व्यापार होता था। और एक ये जो एरिया है हमारा, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी के साथ देखो श्रीलंका, दक्षिण पूर्वी इंडोनेशिया, चीन, एशिया के जो भी देश थे उनके साथ व्यापार होता था। और ये जो बंदरगाह थे प्रमुख, ताम्रलिप्त पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ताम्रलिप्त जो है पश्चिम बंगाल में देखो। और उसके अलावा ये कावेरीपट्टनम, अरिकमेडू, नागापट्टनम, कोरकई, ये प्रमुख दक्षिण क्षेत्र के बंदरगाह हैं जो अधिकतर तमिलनाडु में आते हैं। तो यहाँ से है व्यापार किया जाता था बंगाल की खाड़ी के द्वारा एशिया के जो चीन आदि जो देश थे, इंडोनेशिया, इनके साथ। और ये जो क्षेत्र है ये अरब सागर का क्षेत्र है। यहाँ से इन देशों के साथ जैसे कि रोम, मिस्र, अरब, अफ्रीका, यूनान आदि के साथ व्यापार किया जाता था। हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया, और इसके लिए हमने काफ़ी सारे प्रयास किए, मेहनत भी की थी कि किसी तरह जो आपको जानकारी को उपलब्ध करवाया जाए। और उसी संदर्भ में देखो
अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं बार बार आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा था कि काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं इसको चलाने में। पहले इसके लिए पूरी तरह परफेक्ट होना ज़रूरी है। करते हैं इसको, उसके बाद आपको लेके आते हैं। तो हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई भाई, कहाँ से किस प्रकार से व्यापार होता था, किनको क्या कहा जाता था। सिक्के और राजा, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए थे। कौन से सिक्के भाई? आहत सिक्के। कौन से सिक्के? आहत सिक्के, जो कि चांदी और तांबे के होते थे। चांदी एवं तांबा के जो होते थे, ये अस्तित्व में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया कि भाई ये किस किस क्षेत्र में उपयोग में आते थे। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश, इन पर चिन्ह भी बने हुए हैं भाई, विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। यानी कि आपको यही ध्यान नहीं रखना है कि राजा ने ही किया था। राजा के साथ साथ देखो व्यापारियों, धनपतियों और नागरिकों ने भी, कोई जो धनवान होता था उनके द्वारा भी इस प्रकार के सिक्के जारी कर दिए जाते थे। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले जो सिक्के हैं वो यूनानी शासकों ने जारी किए, जिन्होंने 2य शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। यानी कि देखो हम बात करते हैं, यहाँ आपको समझाने के लिए इधर क्या इसमें यूज हो सकता है, नहीं तो शासकों के नाम के साथ, यानी शासकों की प्रतिमा और उनके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन्होंने जारी किए थे भाई? हिंद यूनानी शासकों ने। किन्होंने जारी किए थे? हिंद यवन शासकों ने। कैसे सिक्के जारी किए थे भाई? शासकों की प्रतिमा, शासकों की प्रतिमा एवं उनका नाम। यानी कि सिक्के के एक तरफ तो उसकी राजा की आकृति, राजा का फोटो हो जाएगा जो राजा उसको चला रहा है या प्रयोग में ला रहा है, दूसरा तारीख का भी इसमें होता था और उस राजा का नाम भी होता था। तो ऐसे सिक्के सर्वप्रथम किन्होंने जारी किए थे भाई? सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने या हिंद यूनानी शासकों ने, जिन्होंने 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के उपमहाद्वीप क्षेत्र पर, पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे भाई, ये भी ध्यान रखना है। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसने जारी किए थे? कुषाण राजाओं ने। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। यानी कि इनके आकार जो हैं वो वैसे ही हैं जैसे कि रोमन और पार्थियन शासन काल में चलते थे, वैसे ही सिक्के हैं ये भी। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, यानी कि आदान प्रदान किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। इसके अलावा देखो दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हो जैसे कर्नाटक, इसके अलावा तमिलनाडु, इसके अलावा केरल और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के प्रमाण मिले, क्योंकि रोमन साम्राज्य में जो सिक्के चलते थे वो सिक्के यहाँ भी मिले हैं। और मुख्य जो स्थान है वो एरिकमेडु है, अरिकमेडु या एरिकमेडु स्थान है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यहाँ से हजारों की संख्या में ऐसी मुद्राएं या सिक्के हमें मिले हैं, जिससे पता चलता है।
पेरिप्लस जिसके बारे में हमने पढ़ा था, यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा, पेरिप्लस का यानी। और एरिथ्रियन यानी कि यूनानी भाषा में लाल सागर को कहा जाता है, यानी लाल सागर की समुद्री यात्रा और समुद्री यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखो, दक्षिण भारत के साथ व्यापार होता था। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अरिकमेडू जो स्थान है वहाँ से बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले, इससे पता चलता है। इसके अलावा सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसने चलाए थे? कुषाण राजाओं ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? कुषाण राजाओं ने। इसके अलावा हमने पढ़ा कि नाम के सिक्के यानी कि राजा का नाम और उनकी प्रतिमा यानी कि राजा की मूर्ति के साथ जो सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने या हिंद यवन शासकों ने। तो वहाँ हमने पढ़ा कि व्यापार जो है सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से ये संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी के हैं। योद्धे ये कबायली गणराज्य थे, इन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। योद्धे प्रकार के सिक्के, योद्धे सिक्के जो है हरियाणा और पंजाब, किस क्षेत्र में? हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में, और जो योद्धेयों के द्वारा ही जारी किए गए थे, योद्धेयों के द्वारा ही जारी किए थे। और मुख्य रूप से ये किसके सिक्के होते थे भाई? तांबे के सिक्के होते थे। किसके? तांबे के सिक्के होते थे। पुरावेदों को योद्धे शासकों द्वारा तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले। किसके सिक्के भाई? तांबे के हजारों की संख्या में मिले, जिनसे योद्धे के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है कि भाई योद्धे जो है वो व्यापार करते थे और व्यापार में इनकी रुचि थी। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। प्रारंभिक जो सिक्के थे वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के सोने से थे, यानी उत्तम किस्म का सोना जो है था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। ये सिक्कों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, ये देखते हैं भाई। देखो, ये आहत सिक्के हैं, ये आहत सिक्के हैं जिन पर क्या है कि ठप्पा मार के फिर इनको बनाया जाता था। जैसे धातु है, इस पर किसी वस्तु में कुछ बना रखा है आकृति, जैसे पेड़ पौधों की आकृति या इसके अलावा और कोई आकृति, तो उसको ठप्पा मार के फिर बनाया जाता था। विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती थी एक ही सिक्के पर। तो ये इसीलिए आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? एक तो पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क सिक्के क्योंकि कई प्रकार के इन पर निशान होते थे, और दूसरा इनको आहत सिक्के कहा जाता है। ये सबसे पहले चलने वाले सिक्के थे। सबसे पहले चलने वाले जो सिक्के थे वो यही थे, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया? छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए भाई। क्या कारण रहा? आर्थिक संकट पैदा हो गया। क्या पहला कारण क्या है? क्या भाई आर्थिक संकट पैदा हो गया था इसलिए सिक्के कम हो गए? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई। कुछ का कहना है कि भाई रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था इसलिए व्यापार में कमी आ गई, जिससे उन राज्यों, समुदाय, क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ होता था। यानी कि दूर से या ऐसे क्षेत्रों से, रोमन जैसे क्षेत्रों से जो व्यापार करते थे उनके व्यापार में फर्क पड़ा, अंतर आया, क्योंकि रोमन साम्राज्य नष्ट हो गया तो उनके व्यापार में कमी आ गई, इसलिए सिक्कों में कमी आई। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। यानी नगरों और व्यापार के नवीन तंत्र उदय हो गए, यानी कि नए नए रास्ते निकाले लोगों ने, नई नई जगह निकाली, वहाँ से व्यापार ज़्यादा होने लगा। तो वहाँ से स्वाभाविक ये कम हो गया, जहाँ से पहले व्यापार होता था वहाँ से कम हो गया। उनका भी यह कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का जो उल्लेख है वो होता रहा। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह नहीं करके रखा था, यानी संग्रह नहीं करके रखा था। 3-4 बातें हैं कि सिक्के कम क्यों हो गए। जैसे व्यापार खत्म हो गया, किसके साथ? रोम के साथ व्यापार खत्म हो गया। दूसरा, रास्ते अलग ढूंढ लिए और अलग देशों के साथ व्यापार होने लगा, अलग देशों के साथ। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कारण बताए गए हैं कि सिक्के जो है उनको संग्रहित करके नहीं रखा था, संग्रह करके नहीं रखा था, प्रचलन में थे।
तो प्रचलन में चल रहे थे, इसलिए सिक्कों का एक जगह ढेर हमें नहीं मिला है, ऐसे प्रमाण हमें नहीं मिले हैं। ये आध सिक्का था ऊपर का, और नीचे जो है ये योद्धे प्रकार का सिक्का है। ये योद्धे प्रकार का सिक्का है, जो मूलतः किसका होता था, ये भाई तांबे का। किसका सिक्का होता था, ये तांबा या तांबे का होता था। और योद्धे जो प्रदेश है वो कहाँ कहाँ विस्तृत था भाई, हरियाणा और पंजाब, हरियाणा प्लस पंजाब। तो योद्धे कबायली गणराज्य थे, उन्होंने योद्धे प्रकार के ही सिक्के जारी किए थे। तो आज के वीडियो में भाई इतना ही है। इसके बाद हम चौथा पार्ट इसका लेके आएंगे, मूल बातें, पांचवा पार्ट, मूल बातें, अभिलेखों का अर्थ आदि। तो सिक्कों के बारे में हमने बात की भाई, योद्धे प्रकार के सिक्के योद्धे कबायली गणराज्यों ने, जो कि हरियाणा और पंजाब के आसपास थे, उन्होंने जारी किए थे। किस प्रकार के सिक्के थे, तांबे के। व्यापार कम क्यों हो गया था भाई, बहुत सारी दिक्कतें थी, नए रास्ते अपना लिए थे। इसके अलावा रोम साम्राज्य का पतन हो गया था। इसके अलावा लोगों ने सिक्के संग्रह करके नहीं रखे थे, लेकिन प्रचलन में थे। इसके अलावा और ऊपर चलते हैं। देखो, व्यापारिक जो मार्ग है, उस व्यापारिक जो क्षेत्र है या व्यापार जो होता था भारत का रोम साम्राज्य से उससे पता कैसे चलता है। देखो, दक्षिण के जो प्रदेश है जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ से और रोमन साम्राज्य के यहाँ पर सिक्के भी मिले हैं, कुछ स्थान भी मिले हैं, जैसे कि अरिकमेडु, यहाँ से बहुत सारे रोमन सिक्के मिले हैं। पेरिप्लस के बारे में आपने देखा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसमें क्या है कि ये एक किताब है जिसमें समुद्री जो मार्ग होता है वहाँ से जब व्यापार करते हैं तो किस प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उनका वर्णन है, और इसके लेखक का हमें पता नहीं है भाई। इसके अलावा आगे चलते हैं। आहत सिक्के या पंचवार सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ढाले गए थे। किस किस के होते थे, चांदी और तांबे के होते थे। इसमें अगर बात की जाए तो हिंद यवन शासकों ने, जिन्होंने शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। किसने जारी किए थे, इंडो यूनानी शासकों ने, यानी शासकों का नाम होता था प्लस उनकी प्रतिमाएं होती थी। ऐसे सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे भाई, हिंद यवन शासकों ने। और यहाँ सोने के सिक्कों की बात आए तो सोने के सिक्के सबसे पहले भाई कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। और इनके बारे में हमने पढ़ा ही, जो व्यापार होता था आपको दिखाया, उनके बाद दानात्मक अभिलेख, इनके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा व्यापारिक मार्ग जो हमने आपको नक्शे के द्वारा बता ही दिया गया था। तो किस प्रकार से आप लोगों को ये क्लास लगी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। आगे भी आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास के लिए सभी बच्चे तैयार रहें। थैंक यू।